हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया रहे होंगे। आप सभी का हालचाल बहुत बढ़िया होगा, है ना। तो सभी को नमस्ते। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आइए, आज की जो क्लास है विद्युत रसायन से जुड़ी हुई है, यानी पाठ 2 से जुड़ी हुई है। और हम ये कह सकते हैं कि विद्युत रसायन में अब हम लोग आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, है नहीं। हमने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया है, यानी जो पढ़ा है बताते हैं। देखिए, जरा सुनिएगा गौर करके। सबसे पहले हमने परिचय पढ़ा कि आखिर विद्युत रसायन होता क्या है। उसके बाद में हमने पढ़ा विद्युत अपघटनी विलयनों में चालन। चालन से पढ़ा हमने क्या क्या पढ़ा है। चालन में चालकत्व पढ़ा है भैया, चालकता पढ़ी है, शेल स्थिरांक पढ़ा है, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये सब पढ़ लिया है। और इसके बाद में हमने पढ़ा है स्वतंत्र अभिगमन का नियम या फिर कोलराउस का नियम। इस पर भी क्वेश्चन करे हैं, उन पर भी क्वेश्चन करे हैं जो हमने बताया अभी ना। इसके बाद हमने पढ़ा है भैया विद्युत अपघट्य। आखिर विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, प्रबल और दुर्बल भी बताया है आपको, यानी वीक और स्ट्रॉन्ग भी बताया है। और इसके बाद में जो हमने आपको पढ़ाया है विद्युत अपघटनी नियम पढ़ाया है। विद्युत अपघटनी नियम से जुड़े हुए 2 नियम हैं, नहीं, विद्युत अपघटनी सेल से जुड़े हुए 2 नियम हैं, फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम। दोनों को बाकायदा कराया है, कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं, आंकिक प्रश्न जिनको बोलते हैं। उसके बाद हमने उठाया भैया सीधे रासायनिक सेल। क्या उठाया है, रासायनिक सेल में डेनियल सेल आपको पूरा पढ़ाया है, क्या होता है, कैसे काम करता है नहीं। पूरा एकदम जीरो से लेकर के, अपनी समझ में हमने जीरो से लेकर के ऊपर तक पूरा आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। फिर इसके बाद में हमने पढ़ाया आपको कि आखिर इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और इससे जुड़े हुए यानी नसर्ट समीकरण की उत्पत्ति पढ़ाई आपको। विद्युत वाहक बल क्या होता है, कि सारा कुछ पढ़ाते हुए हमने जो है आपको कल यानी वीडियो नंबर 6 में गिब्स मुक्त ऊर्जा की सहायता से नसर्ट समीकरण का निगमन भी आपको बताया है। ठीक है, तो फाइनली हमने जो पढ़ा था कल, हमारी जो समीकरण रही थी भैया, वो हम ये कह सकते हैं कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे में n log 10 ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन। हमने जो ये इक्वेशन पढ़ी थी भैया, ये किसी भी कह सकते हैं किसी भी डेनियल सेल के लिए काम करेगी। या किसी भी रासायनिक सेल, जो हमारे कोई भी रासायनिक सेल बनते हैं, जरूरी नहीं कि रासायनिक सेल सिर्फ जिंक और कॉपर का ही बने, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे तत्व होंगे आपको जो रासायनिक सेल के रूप में भाग ले सकते हैं, नहीं बन सकता है। तो ये जो समीकरण है ना, ये सबके लिए भैया कारगर है, औषधि के रूप में है, समझ रहे हैं ना। ये ठीक पैरासीटामॉल है। क्या है भैया ये पैरासीटामॉल है। जब कभी भी बुखार आता है तो आप पैरासीटामॉल लेते हैं। पैरासीटामॉल के रूप में, जैसे मान लीजिए कुछ डोलो खाते हैं, कुछ जूबी खाते हैं, नहीं कुछ कॉम्बीफ्लेम खाते हैं, ये सब घिसी पिटी दवाइयां बहुत नुकसान करती, ना खाया करो। फिर खाएं क्या, तो पैरासीटामॉल, यानी ये पैरासीटामॉल है, समझ रहे हैं ना। इसमें क्या है तो बताते हैं। ई सेल का मतलब हमने कहा था ये विद्युत वाहक बल है। क्या है भैया, विद्युत वाहक बल। इसी को हम EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसी को कहते हैं। ठीक है, वीडियो देखने चल रही नहीं चल रही, चल रही है नहीं, शाइनिंग वाइनिंग नहीं आ रही। थोड़ा सा कुछ अपडेट किया है हमने, कुछ चीजों को सही कर करके। आगे समझो, ये विद्युत वाहक सेल है। आखिर सर क्या होता, हमने कल की परिभाषा आपको बता रखी है। अगर नहीं समझ में आता तो आप वहां जाके सीख लीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो फाइनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब ये एनोड वाला पोर्शन है और ये कैथोड वाला पोर्शन है। ये n सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और ई नॉट सेल की बात करें भैया, तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। किसका होता है, तो सेल का है नहीं। और इसी का मान हम रखते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, समझ गए ना।
अब हम पढ़ने वाले ये, अगर इसको कहें तो ये क्या है भैया, ये नसर्ट समीकरण है। ये क्या है, कौन सी समीकरण है, ये नसर्ट समीकरण है, नसर्ट समीकरण है बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। अब हम पढ़ने वाले हैं नसर्ट समीकरण के अनुप्रयोग, नसर्ट समीकरण के अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमें कई रास्ते दिखाते हैं। अनुप्रयोग का मतलब जानते हो क्या होता है, हमने इसको पढ़ तो लिया, अब इसका हम प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे बस आपको ये समझना है, समझे ना। हमने पढ़ तो इसको लिया, लेकिन इसका अब हम प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे उसको समझने के लिए हमें जो है ये अनुप्रयोगों को पढ़ना होता है। सबसे पहला जो अनुप्रयोग है भैया वो क्या कह रहा है, सुनो, यानी इस समीकरण, अब इसका मतलब है नसर्ट समीकरण, इस समीकरण की सहायता से, इस समीकरण की सहायता से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात किया जा सकता है। पहली बात तो ये हो गई, तो कोई नई बात नहीं है, ज्ञात ही करते हैं, किया जा सकता है। अब एक चीज समझो आप, सिर्फ हम विद्युत वाहक बल नहीं ज्ञात करते हैं, ये भी ध्यान रखना। हम जब इसकी जगह पर ये फार्मूला लगाते हैं, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी हम यहीं से हम किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तब हम ज्ञात कर पाएंगे जब इनमें से हमें कुछ चीजें दी होंगी। जैसे हमें सेल का विभव दिया हो अगर, यानी ईएमएफ अगर हमें दे रखा है, तो हम इसकी जगह पर इनमें से किसी एक को निकाल सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं इस समीकरण की सहायता से हम ईएमएफ के साथ साथ किसी एक इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आई बात ना, ठीक है। नंबर 2 बात जो भैया है वो क्या है, सुनो, यानी यह समीकरण, अब यह मतलब नसर्ट समीकरण, यह समीकरण अर्ध सेल पर भी लागू होती है, अर्ध सेल पर भी लागू होती है। जैसे हमने कहा ना अर्ध सेल मतलब, जैसे ये छोटा सा एक सेल बना रहे हैं, देखो ये कोई पात्र है, इसमें एक हमने छड़ डाल दी, और ये छड़ का है कि है भैया जिंक की है, और इसमें हमने जिंक सल्फेट भर दिया। जरूरी नहीं कि जिंक सल्फेट भरे, Zn++ भर दो, कोई भी, यानी जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, भर दिया। ये हमारा एक अर्ध सेल है। अब अर्ध सेल में इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हमारा ये बताता है आपको, है नहीं, अर्ध सेल पर भी लागू होती है, इसलिए इलेक्ट्रोड विभव भी ज्ञात कर सकते हैं, विभव भी ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। माना जैसे हमने यहाँ जिंक ले लिया है, माना कोई धातु कुछ इस प्रकार दिखती हो, जैसे M पर N प्लस हो। N प्लस का मतलब है जानते हो क्या, कि कोई धातु है उस पर 1 2 3 प्लस हो सकते हैं ना, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो ये अगर हम इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N दिखाएंगे, तो ये N इलेक्ट्रॉन है, N प्लस है, आपस में बैलेंस होकर के क्या बनाएंगे, M बनाएंगे। अब ये क्योंकि धातु है तो कैसी होगी, सॉलिड हो जाएगी, और ये M प्लस आयन है तो कैसा होगा, जलीय विलयन में ये M प्लस आयन रहेगा। समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए हम नसर्ट समीकरण का प्रयोग कैसे करेंगे, देखो भैया, यानी ये जब होगा तो फिलहाल तो ये यहाँ से अपचयित हो रहा है, यानी इसके लिए जो हम फार्मूला लगाएंगे भैया वो बने वाला हमारा है M पर N प्लस और M, ऐसे लिखेंगे नीचे, हमेशा ध्यान रखना। यानी आप चयन विभव लिख रहे हैं, बराबर में ई नॉट M पर N प्लस और M, समझे ना, और माइनस में 0.0591 बटे में N लॉग 10। पूरा क्या लिखेंगे भैया, तो पूरा हम लिखेंगे M की सांद्रता या M का सक्रिय द्रव्यमान, इस बड़े ब्रैकेट का मतलब सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास, और एक्टिव मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है या उसके जैसा किसके होता है,
जो हमारी मोलरता होती है ना, मोलरिटी के होता है, यानी हम कह लें एक्टिव मास जो है वो मोलरिटी होती है। इसलिए ये कहें अगर कि जो सक्रिय द्रव्यमान है उसका मात्रक मोल प्रति लीटर, और मोलरता जो होगी उसका भी मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर होगा। यानी सक्रिय द्रव्यमान भी एक सांद्रता है। और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे भैया m पर n प्लस, m पर n प्लस। अब एक चीज समझो, अगर ये सॉलिड होता है, अगर ये सॉलिड होता है तो इसकी वैल्यू भैया 1 हमेशा हम लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, सॉरी। यानी ये कहना है कि कोई भी धातु अगर है ना, तो कोई भी धातु अगर है तो उसका हम सक्रिय द्रव्यमान कितना लेते हैं, तो 1 लेते हैं बच्चा, ठीक है। जब हम इसका सक्रिय द्रव्यमान 1 लेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा क्या रहने वाला है, 1 रहेगा, समझ गए ना। यानी ये हमारी जो समीकरण बन रही है कि किसी भी अर्ध अभिक्रिया में, किसी भी अर्ध अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करा सकती है। समझ गए ना आप, समझ गए, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आया होगा आपको, ठीक है। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात की अगर हम बात करें तो 2 चीजें हो गई, 1 2, हाँ। तीसरी बात की अगर हम बात करें, यानी इस समीकरण द्वारा, इस समीकरण द्वारा, इस समीकरण द्वारा किसी भी सेल के साम्य स्थिरांक यानी Kc की गणना की जा सकती है, की जा सकती है। बात समझे ना आप, लेकिन है ध्यान रखना थोड़ा सा, एक चीज समझो, जब टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन होगा तब जो हमारा ई सेल होता है ना, ई सेल जो होता है भैया वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, ई सेल हमारा जो होता है वो 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है हम आपको बताते हैं, सुनो। अभिकारक और उत्पादों की जो सांद्रताएं होती हैं उनमें एक प्रकार की साम्यावस्था प्रकट होना प्रारंभ होती है। अभिकारकों और उत्पादों की जो सांद्रताएं होती हैं, यानी एक रासायनिक सेल अगर है तो उसमें परिवर्तन तो जरूर होगा, फिर उसमें अभिकारक भी होंगे और उत्पाद भी होंगे। इनकी सांद्रताएं जब साम्यावस्था की ओर अग्रसर होती हैं तो संपूर्ण सेल का जो विभव होता है वो शून्य हो जाता है, यानी ईएमएफ जो होता है वो शून्य हो जाता है। ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल जो होता है वो शून्य हो जाता है। जब ये शून्य हो जाएगा तो हम देखो समीकरण लिख रहे हैं, फिर हमारी समीकरण क्या थी, ये समीकरण देखो लिखी हुई है, हम बार बार नहीं लिखेंगे, आप समझो ये लिखी हुई है तो इसकी जगह पर अगर हम 0 लिख लेंगे, यानी 0 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल हो जाएगा भैया, माइनस 0.0591 बटे n हो जाएगा, और लॉग बेस 10 रहेगा। एक चीज जरूर समझो, कल के वीडियो में आप देखना, यानी वीडियो नंबर 6 में देखना, ऑक्सीडेशन बटे जो रिडक्शन होता है ये आखिर आया कहां से था, तो ये भैया केसी से ही आया था। कहां से आया था, केसी से ही आया था, यानी केसी, केसी मतलब साम्य स्थिरांक। अब जरा समझो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, अगर इस वाले हिस्से को हम इधर ले आएंगे, पक्षांतर कर दें तो चीजें हमारी क्या निकल के आएंगी, हमारी चीजें निकल के आएंगी ई नॉट सेल बराबर 0.0591 बटे में n और लॉग 10 केसी। यानी हमारा जो ये फार्मूला भैया आएगा बनके, ये हमारा जो फार्मूला है ना, ये हमारा फार्मूला केसी को ज्ञात कराता है, केसी को। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन जो बनते हैं ना, आंकिक प्रश्न बहुत कम बनते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ना एंटी लॉग का मान हमें रखना होता है, और एंटी लॉग जो है हम हमारे बच्चे जो है मतलब कक्षा 10 में भी नहीं पढ़ रहे हैं, 9 में भी नहीं पढ़ रहे हैं, 11 में भी नहीं पढ़ रहे हैं, है नहीं, और 12 में सिर्फ केमिस्ट्री में देखने को मिलता, शायद फिजिक्स में भी देखने को मिलता होगा। तो एंटी लॉग हालांकि जो क्वेश्चन आएगा अगर बोर्ड में आता है या होम एग्जाम में आता है, तो एंटी लॉग की वैल्यू भैया दी गई होगी आपको, ठीक है ना।
तो आप इतना जो है स्क्रीनशॉट लेकर के करिए, और हम उम्मीद करते हैं आपसे ये सारी चीजें आपको समझ में बहुत बेहतरीन तरीके से आई होंगी। यानी ये जो 3 पॉइंट हैं ये नसर्ट समीकरण के अनुप्रयोग के रूप में आपको समझने हैं। ठीक है, नसर्ट समीकरण क्या है तो ये है, और इसके अनुप्रयोग क्या है भैया तो ये है। ये कहां से आया है तो वीडियो नंबर 6 आप जरूर देखें, तब इसको देखें, ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो वीडियो जहां तहां से देखते हैं, ये सब पता चल जाता है यहाँ पर। तो ये तरीका थोड़ा आपका गलत है, आप इसमें बुरा ना माने। अगर बुरा लगता हो तो इस कान से सुन के इस कान से निकाल दें और जुड़े रहें साथ में। ये हम आपके फायदे के लिए ही कह रहे हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के पूरा अंत तक आप देखिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि सर धीरे पढ़ा रहे हैं, आप तेज पढ़ना चाहते हो, तो जो प्ले स्पीड होती है उसको आप बढ़ा सकते हो, 1 के बजाय 1.5 कर सकते हो, 1.5 के बजाय 2 कर सकते हो, जितना आप समझ पाओ। लेकिन है, अगर लग रहा हो तेज पढ़ाते हैं तो स्लो कर सकते हो, 1 के बाद चले जाओ माइनस में, 0.75, 0.5, 0.25, जितना समझो, जितना स्लो चाहो उतना स्लो आप कर सकते हो, या जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। लेकिन है भैया, एक निवेदन है आप सबसे, निवेदन समझ रहे हो ना, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक पूरा देखो, ताकि जो हमारा उद्देश्य है वो हम उसमें सफल हो। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि केमिस्ट्री से जिन बच्चों को डर लगता है वो डर ना लगे, डर नाम की चीज निकल जाए बाहर, है नहीं। मेहनत करने का फायदा सिर्फ इतना ही है। आप सबको खूब पता है कि हमें 2 घंटे टाइम वेस्ट करने के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। लेकिन फिर भी आप सबका साथ और हमारी हिम्मत बन रही है, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें। हम यानी मजबूत कर रहा अंदर से। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट करो फटाक से, और फिर हम कुछ आगे नया लेके आते हैं आपके लिए। दिख रहा होगा ना, बहुत बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कर लिया ना, बहुत बढ़िया। आगे देखो भैया, ये तो लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं भैया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, मानक हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, बात समझे ना। वैसे इस टॉपिक को हमें कब पढ़ाना चाहिए था? हमें पढ़ाना चाहिए था डेनियल सेल के जस्ट बाद में, लेकिन हमने वहां पर नहीं पढ़ाया। क्यों नहीं पढ़ाया? हमने इसको नसर्ट समीकरण के बाद में पढ़ाना समझा उचित, हम इसलिए इसको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है जरा आप समझो। पहले, सबसे पहले तो बात ध्यान रखिएगा, मानक मतलब S होता है, हाइड्रोजन मतलब H होता है, और इलेक्ट्रोड मतलब E होता है। यानी हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में SHE कहते हैं। क्या कहते हैं? SHE कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हम कहा कहीं कहीं भी इसको लिखेंगे तो आप समझेंगे नहीं। SHE का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब एक चीज समझो, कांच की एक नलिका लेते हैं, एक नली होती है। पहले बनाए फिगर, पहले फिगर बनाते हैं। कांच की एक नली होती है, इस प्रकार से कुछ होता है, ध्यान रखिएगा थोड़ा। ये ना भी करो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना रखो सर। ठीक है,
इसमें जो है एक तार होता है ऐसे, ये पूरा ब्लैक होता है, ब्लैक मतलब विभाजित होता है, इसको एकत्रित कर दिया जाता है गला के यहाँ पर, समझे ना। और इसको जो है सील कर दिया जाता है भैया, इसको सील कर दिया जाता है। हाँ। और ये वायर कुछ ऐसे ऐसे ऊपर निकाल दिया जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इसको उठा के रखते हैं बीकर में। कहाँ रखते हैं भैया? एक जो है बीकर में उठा के रखते हैं ऐसे। इस बीकर में एक मोलर सांद्रता वाला, यानी इस बीकर में एक मोलर जो सांद्रता वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरते हैं। क्या भरते हैं भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरते हैं। यानी अगर हम इधर ना लिखते, इधर लिखना कोई दिक्कत, एक मोलर सांद्रता वाला HCl विलयन भरते हैं। क्या भरते हैं भैया? HCl विलयन भरते हैं। इसकी बात करें हम, ये फाइनली हमारा बन जाता है भैया इलेक्ट्रोड। क्या बनता है? इलेक्ट्रोड बनता है। और ये क्या होता है भैया? तो प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम समझ रहे हैं ना, व्हाइट गोल्ड जिसको कहते हैं ना, बड़ा कॉस्टली होता है, सोने के 10 गुना रहता है। ये पूरा प्लेटिनम वायर है और ये कांच की नली है, कांच की नली। एक चीज समझो, यहां से ना हम वैसे कुछ, यहां से एक बार, एक बार मतलब बार, कुछ कहने वाले और थे लेकिन अब वो नहीं कहेंगे। बार का मतलब समझ रहे हो? ये बार जो है दाब का एक मात्रक होता है, बार दाब का एक मात्रक होता है। यानी एक बार दाब वाली कौन सी गैस भरते हैं भैया? तो हाइड्रोजन गैस को भरते हैं। अब जरा समझो, भरते नहीं है, प्रवाहित करते हैं। ये हमारा पूरा बन गया। क्या बना है भैया? ये बना है हाइड्रोजन, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया पूरा। ये समझ गए ना? इसमें होता क्या है जरा सुनो। यानी कांच की एक नली में, कांच की एक नली में, कांच की एक नली में प्लेटिनम तार को, दिख रहा ना बढ़िया, फिगर तो साफ दिख रहा होगा। प्लेटिनम तार को सील करके, सील मतलब बंद करके, सील मतलब बंद करके, यानी सील करके उसके एक सिरे पर सूक्ष्म विभाजित, सील करके उसके, हम आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? उसके लिए दिखना इधर शायद नहीं दिख रहा होगा, दिख रहे होंगे हम। सील करके उसके, सील करके उसके एक सिरे पर, एक सिरे पर सूक्ष्म विभाजित, सूक्ष्म विभाजित, सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम पत्ती सील करते हैं। प्लेटिनम पत्ती सील करते हैं। अब जरा इसको समझ लो, कांच की एक नली होती तो भैया ये नली है, नली में प्लेटिनम तार को सील करते हैं। ये प्लेटिनम तार हमारा ये वाला लगा हुआ है और इसको देखो यहाँ पर हमने सील कर दिया। उसके एक सिरे पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम पत्ती, एक सिरे पर, दूसरा सिरा तो ये है, एक सिरे पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम पत्ती सील करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको। सील करते हैं और अच्छा सील करते हैं, थोड़ा और समझो। इस प्रकार यह
SHE तैयार होता है। क्या होता है? तैयार होता है, लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ है, ध्यान रखना, पूरा नहीं तैयार हुआ है। अगर हम ये लिखें तो गलत रहेगा थोड़ा, क्योंकि बाद में तैयार होता है भैया। सील करते हैं और इसे एक बीकर में, बीकर समझ रहे हो ना, ये बीकर है बाहरी वाला, ये क्या है भैया? तो ये बीकर है। अब एक्चुअल लैब में आपको दिखाएंगे बीकर है ये। एक बीकर में 1 मोलर सांद्रता वाला HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन भरते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड को रखते हैं। इलेक्ट्रोड को, देखो ये हमारा जो बना है ना पूरा, ये इलेक्ट्रोड बना है। क्या बना है भैया? ये इलेक्ट्रोड बना है हमारा, समझ रहे हो ना? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं बना, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना है अभी, है ना? इलेक्ट्रोड बन गया। अब जब हम इसको एक सांद्रता वाले HCl विलयन में मतलब रखेंगे, इलेक्ट्रोड को रखते हैं, ऊपर से एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। इतना बात समझ में आया होगा। हमने इस इलेक्ट्रोड को एक मोलर सांद्रता वाले HCl विलयन में रख दिया, और यहां से देखिए ना, एक बार दाब वाली हाइड्रोजन गैस को बराबर हम प्रवाहित कर रहे हैं। इतनी बात तो जो हमने लिखी है वही इधर बना भी है। आगे समझो जरा। जब प्रवाहित करेंगे तो इस इलेक्ट्रोड पर क्या होगा? कुछ नया परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री केल्विन ताप व एक बार ऊपर से एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ये तो बात हो गई ना पूरी। यहां ध्यान रखिएगा, जो हमने ताप नहीं लिखा है, ऊपर से 298 केल्विन, ये ध्यान रखिएगा, 298 केल्विन व एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो ऑक्सीडेशन व रिडक्शन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन, कहाँ होता है भैया? तो प्लेटिनम पर देखने को मिलता है। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्लेटिनम तार पर होता है, यानी एक साथ नहीं होगा, या तो ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या फिर रिडक्शन हो रहा होगा। समझ रहे हैं ना? कहाँ होगा? इस तार पर होगा, इस वाले तार पर, यहाँ पर। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर एक चीज हो जाएगी। अब जरा एक चीज समझो, यहाँ पर 2 बिंदु बनेंगे हमारे। जो पहला बिंदु है भैया, जब प्लेटिनम पर ऑक्सीडेशन होता है, तो यह मतलब SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो SHE एनोड के रूप में कार्य करता है, एनोड के रूप में
कार्य करता है। बात समझ में आई ना? यानी हमने ये कहा भैया कि कांच की एक नली में प्लेटिनम तार को सील करके उसके एक सिरे पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम पत्ती सील करते हैं। समझे ना? यानी पहले प्लेटिनम तार को सील करेंगे, ये तार सील हो गया कांच की नली में, उसके एक सिरे पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम पत्ती सील करते हैं, तो ये प्लेटिनम पत्ती सील हो गई। ठीक है, 1 मोलर सांद्रता वाला HCl विलयन भरते हैं और इस एक बीकर में, इस बीकर, ये थोड़ा भाषा नहीं समझ में आ रही है, और बीकर में 1 मोलर सांद्रता वाला HCl विलयन भरते हैं। अब एक चीज समझो, या तो हम बीकर में इस इलेक्ट्रोड को पहले रख लें और विलयन को बाद में भरें, या पहले विलयन भर लें बाद में इलेक्ट्रोड भरें। कान ये पकड़ो, यहाँ ये पकड़ो, कोई अंतर नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो हमने कहा 1 मोलर सांद्रता वाला HCl विलयन भरते हैं जिसमें इलेक्ट्रोड को रखते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड भैया? जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बना है उसको रखते हैं। ऊपर से 298 केल्विन ताप व 1 बार दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। जब ये हाइड्रोजन गैस हम प्रवाहित करेंगे तो हमें परिवर्तन देखने को क्या मिलेगा? सुनो, यानी जब प्रवाहित करते हैं तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्लेटिनम तार पर होता है, प्लेटिनम तार पर होता है। यानी प्लेटिनम तार यहां पर होता है, प्लेटिनम तार ना लिखो, प्लेटिनम पर होता है, सिर्फ इतना लिखो आप, प्लेटिनम पर होता है। समझे ना? प्लेटिनम यानी पत्ती पर होगा, ये सब तार तो अंदर सील है। समझ गए? जब प्लेटिनम पर ऑक्सीडेशन होता है, जब प्लेटिनम पर ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है भैया? ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण होता है तो SHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के रूप में कार्य करता है। यानी ये एनोड के रूप में जब कार्य करेगा भैया तब क्या होगा? सुनो ध्यान से, यानी M जो रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? M प्लस N में कन्वर्ट होगा। यानी ये सॉलिड है हमारा और ये कैसा है? तो एक्वस है। जब ये स्थिति इसमें परिवर्तित होगी यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे होंगे, यानी इसकी ऑक्सीडेशन 0, इसकी प्लस N है, तो जायज है बढ़ रही ऑक्सीकरण संख्या, तो ये घटना हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी। इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अब एक चीज समझो, पहले आप इसको नोट करो आराम से, क्योंकि जगह नीचे नहीं बच रही है, मैं और कुछ लिखना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। कर लिया ना? ये कर लिया। अब एक चीज सुनो, यहां पर मेटल के रूप में भैया क्या है? जुकाम बुखार बहुत तेजी से है नहीं? कोई लोग मजाक मत बनाइएगा कि रोज नाक खींचते रहते बराबर। जुकाम है इसलिए कर रहे हैं, सुन ठीक है? और बुखार भी है, दवाई खा के आए। डॉक्टर ने 6 टेबलेट दिए, 2 नहीं खा पाए, 4 खा लिए। कहोगे इसका क्या काम है यहाँ पर? भैया इसमें काम नहीं है, हम आप सबको अपना समझते हैं तो आपसे बताएंगे नहीं, तो बताना हमारा फर्ज है। आगे समझो, ये जो आप ऑक्सीकरण हुआ है तो यहाँ मेटल के रूप में क्या है? प्लेटिनम है। गैस कौन सी प्रवाहित कर रहे हैं? तो हाइड्रोजन, है ना? ये घटना हमें देखने को कहाँ मिलेगी? तो प्लेटिनम धातु पर देखने को मिलेगी। और प्लेटिनम धातु क्या है? इलेक्ट्रोड है। क्या है? इलेक्ट्रोड है। यानी स्वयं इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण में परिवर्तित होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। उस पर जो भी पदार्थ होगा वो ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और अपचयन की घटना को प्रदर्शित करेगा। समझ रहे हैं ना? यानी ये जो हमने लिखा है ये सिर्फ ऑक्सीकरण की घटना को दर्शाने के लिए लिखा है, लेकिन वास्तव में होता क्या है यहाँ पर ये समझो भैया। होता ये है, इसीलिए हम कह रहे थे कि स्क्रीनशॉट ले लो। होता ये है कि जो भी हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस है हमारी,
और ये परिवर्तित काहे में हो जाएगी, 2 हाइड्रोजन थे तो 2H प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितने, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रयुक्त किए जाएंगे। समझ रहे हैं ना, यानी ये पूरा ऑक्सीडेशन हुआ। देखो एक चीज समझो, द्विअणुक अवस्था में किसी भी गैस की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है 0 होती है, नोट करके लिख लेना हाशिए के ऊपर, यानी 0 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, +1 होगा, तो 0 से 1 जायज है, बढ़ रहा होगा ना, ठीक है। ये कंप्लीट रूप से ऑक्सीकरण हुआ, यानी हमें ये चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। समझ में आया, ठीक, बहुत बढ़िया। आपने इसका स्क्रीनशॉट तो कर ही लिया था तो हम थोड़ा बिगाड़ रहे हैं इसको ऊपर से, देखो अब ये तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर कुछ और लिखते हैं, देखो यानी हमारा जो दूसरा पॉइंट रहने वाला है यहाँ से भैया, वो ये कह रहा है कि जब प्लेटिनम पर अपचयन, देखो ये हम पूरी बातें नहीं लिखते हैं, जैसे हमने कहा ऑक्सीकरण अपचयन, ये तो अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे कोई कहे आपने ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया नहीं लिखी, तो ये कॉमन सेंस है बाबू, समझ के रखो, है नहीं, ये अर्ध अभिक्रिया है, सब अपने आप कम समझो। यानी जब प्लेटिनम पर अपचयन होता है, क्या होता है, अपचयन होता है, तो SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, कैथोड के रूप में कार्य करता है। समझ गए ना, कैथोड के रूप में कार्य करता है। जब ये कैथोड के रूप में कार्य करेगा तो यही जो हाइड्रोजन आयन है, अच्छा एक चीज समझना, ये गैस है और ये एक्वस है। एक्वस मतलब जली, एक्वस मतलब जली, क्योंकि ये HCl तो जली विलयन है ना, HCl का जली विलयन भरते हैं। और वैसे भी HCl एकमात्र ऐसा अम्ल है जो फैक्ट्रियों में या उद्योगों में, जिसका हम उद्योग स्तर नहीं, जैसे कारखाने, फैक्ट्री इनमें या कहीं लेबोरेटरी में हम अगर इसको बनाते हैं तो भैया ये लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में नहीं बनता है। ये यही एक ऐसा मात्र एसिड है जो गैसियस फॉर्म में वहां से मिलता है। अब हम डिस्टिल्ड वाटर में इसको अपनी सुविधा अनुसार या उपयोग के आधार पर गैस को प्रवाहित करके एसिड तैयार करते हैं। समझ रहे हैं ना, वास्तव में ये प्योरली गैस होती है, गैस होती है डिस्टिल्ड वाटर, यानी वाष्पित जल में हम इसको, वाष्पित जल मतलब शुद्ध जल होता है नहीं, डिस्टिल्ड वाटर, उसमें इसको प्रवाहित करके बनाते हैं। तो ये है तो जली विलयन ही HCl, तो ये एक्वस है, ये गैसियस है, यानी 2H प्लस जो रहेंगे अब कहाँ कन्वर्ट होंगे भैया, अब ये कन्वर्ट होंगे हाइड्रोजन गैस में। ये गैस है और ये एक्वस है, यानी फिर यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं ना, तो यहाँ देखो प्लस के 1 से 0 पर चल रहे हैं, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो जब कमी होगी भैया तो हम इसको क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। यानी इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण और अपचयन कुछ इस प्रकार से होता है। समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अगर समझ में आया है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट अभी लो, चाहे ना लो, नहीं बिगाड़ेंगे, नीचे वाला बिगाड़ रहे हैं, इसका तो कर ही लिया होगा, नहीं करा होगा तो कर लीजिए, फिर बिगाड़े वरना दिक्कत आएगी। कर लिया ना, बहुत बढ़िया, आगे देखो। अच्छा अब एक चीज बताओ, ये जो हमारा सेल बन के तैयार हुआ ये वास्तव में क्या है भैया, तो ये अर्ध सेल है। क्या है ये, कंप्लीट जो है ये अर्ध सेल है। क्या है, अर्ध सेल है। यानी हम ये कहें कि अर्ध सेल को व्यक्त कैसे करते हैं, व्यक्त कैसे करते हैं ना, को व्यक्त करने के लिए भैया हम सबसे पहले इसका अध्ययन किसके आधार पर कर रहे हैं, तो प्लेटिनम के आधार पर कर रहे हैं। तो प्लेटिनम लिखा जाएगा, उसके बाद में भैया H प्लस लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, H प्लस लिखा जाएगा। उसके बाद में हाइड्रोजन लिखा जाएगा, है ना। इस तरीके से जो है इसको हम प्रदर्शित कर लेते हैं, इस तरीके से जो है कुछ प्रदर्शित करते हैं, यानी गैस होती है। और इसकी ये क्या है भैया, ये हालांकि ध्यान दीजिएगा ये एक बार है, यहाँ पर एक बार है,
और इसकी सांद्रता हम 1 मोलर रखते हैं, ये भी कह सकते हो, और ये 1 कोस होता है। यानी इस तरीके से इसको हम व्यक्त करते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं भैया, जब इसमें ये सब क्रियाएं होती हैं तो इस SHE का ई सेल जो होता है 0 हो जाता है। जब ई सेल 0 हो जाता है, ई सेल जो है वो 0 हो जाता है, तो हम ये समझेंगे कि इसका प्रयोग, यानी इसका प्रयोग हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात करने के लिए करते हैं। किसी मतलब इसकी सहायता से, जैसे हमने इस वाले अर्ध सेल को जिंक के साथ में जोड़ दिया, समझे ना, तो इसका मान तो ओवरऑल 0 ही है, तो हम निकालेंगे किसका, जिंक का निकालेंगे भैया। किसका निकालेंगे, जिंक का निकालेंगे। यानी इसकी सहायता से हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करते हैं। यानी इसका मुख्य जो हम प्रयोग करते हैं, यानी इसका मुख्य कार्य जो है वो सिर्फ यही है कि इसकी सहायता से, यानी इस इलेक्ट्रोड की सहायता से, कौन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर पाते हैं आसानी से। वैसे एक चीज समझो, ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव होता है, इसको बनाना थोड़ा कठिन कार्य होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम यूज करते हैं प्लेटिनियम। क्या करते हैं, प्लेटिनम। और प्लेटिनम जो है धातुओं में सबसे राजा है। राजा का मतलब इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा रहती है थोड़ा। तो अगर हम कहें जैसे 1 ग्राम सोना 10,000 का मिलता है, तो ये 1 ग्राम प्लेटिनम जो है 1 लाख का मिलेगा या 50,000 का मिलेगा। 5 गुना 10 गुना चलता है, 5-10 में अंतर बहुत ज्यादा है। ओवरऑल कह लेते हैं लगभग 10 गुना रहता है, समझ रहे ना। इसीलिए इस प्लेटिनम को हम सफेद सोना या फिर व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना थोड़ा सा कठिन काम है। कठिन काम मतलब उसके मेहनत के आधार पर नहीं है, थोड़ा कॉस्टली बैठता है। हालांकि प्रयोग करने होते हैं तो हम आराम से काम कर लेते हैं। अब जैसे इसकी सहायता से किसी दूसरे का इलेक्ट्रोड विभव हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, जरा इसको भी बिगाड़ रहे हैं। इसमें कोई डाउट बचा हो तो बताओ। नहीं बचा होगा। ये बीकर है, ये हमने इलेक्ट्रोड बनाया था, कांच की नली थी, कांच की नली की हमने प्लेटिनम के तार को सील कर दिया, प्लेटिनम के तार को सील कर दिया, और उस प्लेटिनम के तार को सील करते समय उसी से हमने एक सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम पत्ती को भी सील कर दिया साथ में, या जोड़ दिया कह सकते हो। कांच की नली जब इसमें, यानी ये पूरा हमने सिस्टम बना के तैयार किया, तो ये हमारा बन गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बन गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो है, यानी ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बना है, प्लेटिनम की धातु में लगी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे इलेक्ट्रोड को बीकर में रखेंगे और उसमें 1 मोलर HCl जलीय विलयन को भर देंगे, और ऊपर से एक बार दाब वाली हाइड्रोजन गैस को लगातार प्रवाहित करते रहेंगे, जिससे इस प्रकार से हमारा पूरा ये जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव तैयार हो जाता है। लेकिन इसका काम क्या है भैया, तो काम यही है, यानी हम पूरा टॉपिक ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखो थोड़ा। तो 4 मिनट अगर वीडियो पढ़ रही तो आप मैनेज करिएगा सर। काम यही है, आप इसको तो नोट कर चुके हो ना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कर लिया ना भैया, दिख रहा है 43 मिनट। हाँ, तो देखो फिर इसका जो है कैसे काम करते हैं, क्या होता है, पूरा समझते हैं। यानी ये भी नोट है, ये हम अलग से नहीं पढ़ाएंगे, इसी में पढ़ा दे रहे हैं। यानी नोट है भैया, तो थोड़ा ढंग से पढ़ना। यानी ये कह लें कि 298 केल्विन ताप पर SHE मतलब अंग्रेजी भाषा वाले सी नहीं पढ़ेंगे, मतलब वहाँ मतलब लड़की, ऐसा नहीं। सी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ताप पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, अर्थात ना करो, शून्य हो जाता है। इसलिए
इसकी सहायता से किसी अन्य का मतलब किसी दूसरे अन्य इलेक्ट्रोड विभव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड विभव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब एक चीज सुनो, हमने कहा कि 298 केल्विन ताप पर SHE का इलेक्ट्रोड विभव शून्य हो जाता है, इसलिए इसकी सहायता से किसी अन्य इलेक्ट्रोड जैसे जिंक, कॉपर, सिल्वर है ना, किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं, का इलेक्ट्रोड विभव आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोड जब हम ज्ञात करेंगे तो SHE को इलेक्ट्रोड के साथ संयोजित करते हैं, जब संयोजन मतलब जोड़ना होता है, इनको जोड़ेंगे। देखो कैसे जोड़ते हैं। जैसे हमने कहा भैया ये हमारा मान लो हाइड्रोजन नहीं, ये हमारा मान लो ये क्या है भैया, ये जो है एक इलेक्ट्रोड हम बना रहे हैं, यानी एक प्रकार का एक पात्र है, और इस पात्र में हमने एक छड़ लगा दी। छड़ काहे की लगाएंगे भैया, जिसका भी इलेक्ट्रोड होगा उसकी छड़ लगाएंगे। यानी हमने जिंक की बात करी थी तो जिंक लगाए दे रहे, जिंक की छड़ लगा दी। अब इसके भीतर हमने कहा कि जिंक की अगर हमने छड़ लगाई है तो जिंक के ही किसी लवण का विलयन भरते हैं। लवण का विलयन कोई भी भरो, लेकिन जिंक पर डबल प्लस होने चाहिए। जिंक पर प्लस कितने होने चाहिए, डबल प्लस। यानी इस डबल प्लस वाले लवण का हमने इसमें विलयन भर दिया। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि जिंक SO4 इन ZnSO4 का विलयन इसमें भर देते हैं। इतनी बात तो समझ में आई होगी, ठीक है। अब एक चीज सुनो, हमने कहा दूसरी बात में इस वाले इलेक्ट्रोड यानी अर्ध सेल के साथ में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भी जोड़ देते हैं। तो देखो जोड़ते हैं भैया, कैसे जोड़ रहे हैं। ये हमने एक बीकर लिया, बीकर मतलब एक पात्र है, जैसे ये पात्र वैसे ये भी पात्र। इस पात्र में हमने क्या कहा था, एक कांच की नलिका होती है, एक जो है कांच की नलिका होती है भैया, और उस कांच की नलिका में एक प्लेटिनम तार को सील करते हैं। एक कांच की नलिका में प्लेटिनम तार को सील करते हैं, यही तो कहा था आपसे, कांच की नलिका में प्लेटिनम तार को सील करते हैं। तो भैया ये हमारा प्लेटिनम तार है और ये हमारी कांच की नलिका थी, तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे जो है सील कर दिया, समझ गए ना, सील कर दिया। और इसी सील हुए तार से एक अतिसूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम पत्ती को जोड़ देते हैं। ये हमारी प्लेटिनम पत्ती लगी हुई है, जोड़ दिया। अब इस इलेक्ट्रोड को उठा के 1 मोलर सांद्रता वाले HCl विलयन में रख देते हैं। यानी इसकी सांद्रता 1 मोलर है, विलयन कैसा है तो HCl है, HCl विलयन कैसा है तो एक्वस है भैया, एक्वस मतलब जलीय विलयन है, ठीक है। जब इसको भरेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन गैस भी प्रवाहित करते हैं, ध्यान रखना। हाइड्रोजन गैस जब हम प्रवाहित करेंगे तो एक बार इसका जो है मात्रक होगा, यानी एक बार दाब पर हाइड्रोजन गैस को जब हम प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा बन के क्या तैयार हुआ भैया, ये SHE बन के तैयार हुआ, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बन के तैयार हुआ। और ये हमारा क्या है, ये एक जिंक इलेक्ट्रोड वाला अर्ध सेल है, जिंक इलेक्ट्रोड वाला अर्ध सेल है। अब एक चीज सुनो, इन दोनों अर्ध, या ये भी अर्ध सेल है, ये भी अर्ध सेल है, इन दोनों अर्ध सेलों को परस्पर संयोजित करने के लिए, इन दोनों अर्ध सेलों को परस्पर संयोजित करने के लिए लवण सेतु को लगाते हैं। लवण सेतु मतलब
साल्ट ब्रिज भरते क्या हैं, KCl भरते हैं। KCl जब भरे हैं तो इसकी जो है KCl का जो विलयन होता है बहुत गाढ़ा होता है, गाढ़ा होता है तो इसको हम कहते क्या है भैया, एगार एगार कहते हैं। यानी ये सेल भी ठीक डेनियल सेल की तरीके से बन रहा है, लेकिन बन किसके आधार पर रहा है, SHE के आधार पर बन रहा है। समझ में आया ना, तो एगार एगार कहते हैं, समझ गए। यानी इस तरीके से हमारा ये पूरा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ जिंक इलेक्ट्रोड पूरा एक सेल तैयार हुआ। अब हम 298 केल्विन ताप जैसे ही पहुंचेगा भैया, यानी इस वाले का इलेक्ट्रोड विभव 0 हो जाएगा, इस वाले सेल का इलेक्ट्रोड विभव 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, जब इसका 0 होगा तो इसी की सहायता से हम इसकी वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ, इसका जो प्रमुख कार्य यही है कि इसकी सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को हम निकाल सकते हैं। हमारी जो सक्रियता श्रेणी यानी विद्युत सक्रियता श्रेणी जो बनी हुई है, वहां पर जो इलेक्ट्रोड यानी धातुओं के इलेक्ट्रोड या ये कह लो इलेक्ट्रोडों के रूप में जो धातुओं का प्रयोग किया गया है, उनके विभवों को दिया हुआ है टेबल में। वो निकाले कहां से गए होंगे भैया, तो वो यहीं से निकाले गए होंगे। अच्छा, ये है क्या हम जो पढ़ रहे हैं, यानी इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कि विभव का मापन। क्या कहते हैं, विभव का मापन कहते हैं। ये जो है विभव का मापन करने का एक तरीका है, समझ गए ना। अब इसको हम अलग से पढ़ाते तो ज्यादा उचित नहीं था मेरे ख्याल से, हमने इसको साथ ही पढ़ा दिया। क्या कंप्लीट हो गया, अभी नहीं, अब कंप्लीट हो रहा। देखो, इस प्लेटिनम तार को हम क्या करते हैं कि उच्च क्षमता वाले गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं, यानी G फॉर गैल्वेनोमीटर होता है, समझ रहे हैं ना। उच्च क्षमता वाले गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। गैल्वेनोमीटर मतलब विभवांतर मापक होता है ये, जो है नहीं, यानी विभव को बताएगा। निकालेंगे क्या, जरा गणना सीखो क्या होगी इसके अंतर्गत। गणना भैया होगी कि हमने आपको पढ़ा रखा कि E0 जो सेल होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सॉरी मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है E0 सेल का बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड, E कैथोड माइनस E एनोड। हमने आपको शुरुआत से लास्ट तक बताया यही कि आंख बंद करके सिर्फ कान खुले रखो, और बाईं तरफ जो फंसेगा वो एनोड होता है, बाईं तरफ जो फंसेगा वो एनोड होता है, और दाहिने तरफ जो भी रहेगा वो कैथोड होता है। कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है और एनोड पर हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। समझ रहे हैं ना, यानी एनोड से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। वो इलेक्ट्रोड जो होता है यानी कैथोड इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, समझ गए ना। एनोड क्या करता है, कैथोड ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार से दोनों सेलों की सांद्रताओं को बैलेंस किया जा सकता है। यानी अब जब हम इसका निकालेंगे तो भैया कैथोड ये है, एनोड ये है, यानी इसी की सहायता से चीजों को हम कैलकुलेट कर पाते हैं। इस तरीके से जिंक जो है ना वो क्या काम कर रहा है, जिंक कैथोड के रूप में कार्य कर रहा है, और एनोड हाइड्रोजन के रूप में कार्य कर रहा है ना। दोनों के अपचयन विभवों का अंतर इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा, है नहीं। अनुप्रयोग और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट लगता है, हमने कहा समस्या या सुझाव, अगर आपको कोई समस्या रह रही है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, तो ये नंबर है भैया, कॉल भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर आप कॉल करने की कोशिश ना करो, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, समझ रहे हैं ना। सुझाव अगर कोई है, आपको लगता है कि सर अगर ऐसे से किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, है ना। हम इसी के लिए यहाँ पर आपकी सेवा में तत्पर हैं। दूसरी बात, ये पूरा टॉपिक कवर हुआ। अब एक वीडियो आपको और मिलेगा इससे रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको संचारण। क्या पढ़ाएंगे, संचारण। एक टॉपिक इसमें हमने छोड़ा है जानबूझ के, वो टॉपिक भैया छोड़ा है, मतलब ये कह सकते हैं कि एक सिद्धांत छोड़ दिया, नसर्ट का सिद्धांत था, नसर्ट प्रिंसिपल बोला जाता है। वो हालांकि डेनियल सल पर ही आधारित है, हमने जानबूझ के छोड़ा, उसमें 2 सिर्फ पॉइंट है। अगर चाहोगे तो उसको भी पढ़ा देंगे, कमेंट करना अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसको, नहीं तो फिर उसको हम छोड़े दे रहे हैं, उसका कोई मतलब विशेष नहीं है। जो मतलब था हमने आपको बढ़ा दिया। संचारण जो है, संचारण क्या है, बचाव क्या है, और उसमें एक जो है वो होती है, प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन होता है प्रोसेस। 10 मिनट 15 मिनट का एक वीडियो बनेगा, ये हम आपको जरूर देंगे। उसके बाद में संपूर्ण पाठ से न्यूमेरिकल कराते हैं फिर, यानी 2 वीडियो इससे रिलेटेड और आएंगे आपके पास।
ये वीडियो हम 7 पढ़ रहे थे, 8 और 9 वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर एकदम जीरो से लगा करके हाई तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भैया, अपने चैनल को बिल्कुल मत भूलिए, लाइक जरूर करो। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, है नहीं, सब दिखता है। और अपने साथियों में शेयर जरूर करो भैया, और सब्सक्राइब करो अपने मित्रों से, समझ रहे ना। ठीक है, आज के लिए सभी को नमस्ते, मिलते हैं कल अगले नए वीडियो में।